स्टूडेंट्स, नीट 2022 के लिए हमने स्टार्ट की थी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ और इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है लिविंग वर्ड। और अब हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड चैप्टर से जो कि आपके क्लास 12th से है। फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ जो कि आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले ध्यान में रखना है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करें उससे पहले आप चैप्टर को अच्छे से रीड कर लें। आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अच्छे से रीड कर लें और फिर उसके बाद में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस को अटेम्प्ट करने के बाद में आप इस चीज़ को एनालाइज करिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके गलत गए हैं। जो क्वेश्चंस गलत गए हैं उन टॉपिक्स को आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिए और वही टॉपिक को दोबारा रीड करिए। तो आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो आपके रिकवर होंगे और दोबारा आप उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अब हम यहाँ पर सेकंड सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से है। इस सीरीज़ में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपको ध्यान से पहले चैप्टर को रीड करना है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। देखिए, हिंदी मीडियम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलना एक मुश्किल वाली बात है और यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं और मल्टीपल सोर्सेज से इन्हें कलेक्ट किया है। और इन जनरल होता है हिंदी मीडियम के लिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं मिल पाती है, ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। तो ये जो हम क्वेश्चंस लेके आए हैं ये पूरे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं और कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप ये भी एनालाइज कर पाएंगे कि नीट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। फर्स्ट क्वेश्चन, आलू के कंद में जिन संरचनाओं को आंखें कह देते हैं वे क्या होती हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ है मूल कलिकाएं, दूसरा है पुष्प कलिकाएं, तीसरा है प्ररोह कलिकाएं और चौथा है कक्षीय कलिकाएं। देखिए, जब भी हम आलू की बात करते हैं तो आलू के ऊपर जब काफ़ी दिन हो जाते हैं हमारे घरों में आलू को हम घर में आलू लेके आते हैं तो उस पर इस तरह से आंखें बनाती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इसका नोड होता है और इस पर ये कलिका बन जाती है और ये जो कलिका होती है इस प्रकार से पत्र कलिका के द्वारा ढकी होती है। तो ये इस तरह से आंख जैसी दिखाई देती है और ये कक्षीय कलिका होती है। तो ये है कक्षीय कलिका। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? कक्षीय कलिका। नेक्स्ट है कायिक जनन तथा असंग जनन के बीच क्या समानता है? कायिक जनन और असंग जनन ये दोनों ही अलैंगिक जनन हैं। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ये दोनों केवल द्विबीजपत्री पौधों में ही पाए जाते हैं। सेकंड है इन दोनों में बीज की पुष्पन प्रावस्था नहीं होती। ये दोनों पूरे वर्ष होते हैं और इन दोनों में अगली पीढ़ी जनक के समरूप पैदा होती है। पहला मैंने आपको बताया कि कायिक जनन और असंग जनन ये दोनों ही अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। ठीक है, अब पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि ये दोनों द्विबीजपत्री पौधों में ही पाए जाते हैं। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है, चाहे द्विबीजपत्री हो, चाहे एक बीजपत्री पादप हो या फिर चाहे थिलोफाइट हो, ब्रायोफाइट हो, इन सभी पादपों में अलैंगिक जनन होता है। तो ये स्टेटमेंट एक तरह से गलत है। दूसरा, इन दोनों के बीच में पुष्पन की प्रावस्था नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पे पुष्पन को तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ये दोनों पूरे वर्ष होते हैं, ये भी गलत है। और इसमें लिखा हुआ है कि इन दोनों में कायिक जनन और असंग जनन में दोनों में ही जनक के समरूप ही पैदा होते हैं। तो हमें ये पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है, अलैंगिक जनन जब भी होता है तो जो संतति पैदा होती है वह अपने जनक के समान होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका आंसर आएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस एक को सही मिलाया गया है? पहला है प्याज, प्याज किस में आता है? बल्ब में आता है। दूसरा है अदरक है, इसे लिखा गया है अंतःभूस्तारी। तीसरा लिखा गया है क्लेमाइडोमोनास, जो कि इसके लिए कोनिडिया लिखा गया है। ईस्ट के लिए लिखा गया है चल बीजाणु। अब पहले तो ईस्ट की बात कर लेते हैं। ईस्ट एक कोशिकीय कवक है, ठीक है ना, ये क्या है? एक कोशिकीय कवक। अब एक कोशिकीय कवक में चल बीजाणु कैसे बनेंगे? तो ये यहाँ पे गलत है। दूसरा क्लेमाइडोमोनास, तो इसमें कोनिडिया लिखा गया है। तो यहाँ पे जो कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है ये कवक में होता है, कवकों में होता है, तो ये भी गलत है। और अदरक के लिखा गया है कि अंतःभूस्तारी, ये भी गलत है, जबकि अदरक यहाँ पे क्या है? राइजोम है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाता है? प्याज। प्याज एक बल्ब है। गलत कथन को चुनिए, यहाँ पे गलत कथन को चुनना है। तो पहला लिखा गया है विषम युग्मक रचना। विषम युग्मक रचना मतलब यहाँ पे हेटेरोगैमस की बात की गई है। तो जब हेटेरोगैमेट्स होते हैं, यह रचना, कार्य व व्यवहार में भिन्न होते हैं। तो ये कार्य में भी भिन्न है, व्यवहार में भी भिन्न है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा लिखा गया है ऊमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज में मादा युग्मक अपेक्षाकृत छोटा होता है, मादा युग्मक छोटा और चल होता है, जबकि नर युग्मक बड़ा और अचल होता है। फिर लिखा है क्लेमाइडोमोनास सम युग्मक और विषम युग्मक दोनों को दर्शाता है, और फ्यूकस अंड युग्मक को दर्शाता है। फिर यहाँ चौथा ऑप्शन है समयुग्मक रचना कार्य और व्यवहार में समान होती है। तो ये बिल्कुल सही है कि समयुग्मक की जो संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं आइसोगेमस, तो ये रचना में भी समान है, कार्य में भी समान है, व्यवहार में भी समान है। जिस प्रकार से विषम युग्मक भिन्न होते हैं, उसी प्रकार से समयुग्मक समान होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर इसके बाद में बी और सी को देखिए, यहाँ लिखा गया है क्लेमाइडोमोनास। समयुग्मक विषम युग्मक दोनों को दर्शाते हैं और फ्यूकस अंड युग्मक की दर्शाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब आप यहाँ पे बी ऑप्शन को देखिए, इसमें लिखा गया है कि जो मादा युग्मक है वो तो छोटा है और नर युग्मक बड़ा है, जबकि इसका अपोजिट होता है कि नर युग्मक यहाँ पर कैसा होता है? छोटा, और मादा युग्मक कैसा होता है? बड़ा। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उभय लिंगाश्रय पादप। देखिए कारा आ गया, तो कारा ये एग्जामिनर का सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और कारा में से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो जब भी आप पढ़ेंगे कारा, जब आप शेवाल को पढ़ेंगे तो कारा को जरूर पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो कारा किसके होने को दर्शाता है? पुंकेसर और अंडप के होने को, ठीक है ना। पुंकेसर और अंडप एक ही पौधे पर है क्योंकि उभय लिंगाश्रय है। तो फिर सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर की ओर पुंधानी और नीचे की ओर अंडधानी होती है। फिर दिया है सी ऑप्शन कि ऊपर की तरफ है अंडधानी और नीचे की तरफ है पुंधानी। फिर डी ऑप्शन दिया है कि पुंधानी धर और स्त्रीधानी धर एक ही पर होते हैं। तो पहले हम यहाँ पे ये कारा, ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिया है, और कारा में इस प्रकार से ये नोड इंटरनोड है, यहाँ से निकलती है ब्रांचेस, ठीक है। इन ब्रांचेस पर लगे होते हैं इनके न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल, जो कि इनके मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। तो इस तरह से देखिए ऐसा बेलन के जैसा बेलन होता है ना, बेलन, उस तरह से ये सब गोल गोल होता है। तो ये बेलन जैसा होता है और इसे हम कहते हैं नुकुल, इसे हम कहते हैं न्यूकुल। और ये न्यूकुल जो है ये फीमेल होती है, ये होती है फीमेल। और उसके नीचे होता है जैसे चकला होता है, चकला बेलन आप जानते हो, तो उस तरह से गोल होता है, ये होता है मेल, इसको अपन कहते हैं ग्लोब्यूल, ये है ग्लोब्यूल, ठीक है, और ये है मेल। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ऊपर की ओर अंडधानी और नीचे की ओर पुंधानी एक ही पौधे पर लगे होते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक। तो यहाँ पे आपके आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? ऐसा विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक से आधी रह जाती है। तो ये कहाँ पे होता है? कोनिडिया को देखिए, कोनिडिया,
या फिर मुकुलन या गुरु बीजाणु या अर्धसूत्री कोशिका। तो हमें ये तो पता है कि इनके अंदर तो कोई कॉनिडिया नहीं होता और ये अलैंगिक जनन है। गुरु बीजाणु मतलब मेगा स्पोर, ये मेगा स्पोर कैसे बनते हैं? ये मेगा स्पोर अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से मेगा स्पोर बनते हैं। लेकिन उसने यूं पूछा है कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? अर्धसूत्री कोशिका में, अर्धसूत्री कोशिका में, जिसे हम मियोसाइट भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मियोसाइट। तो मियोसाइट कोशिका में, अर्धसूत्री कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मेगा स्पोर में नहीं होगा। देखो इसको आप इस तरह से याद रखिए कि पहले आता है मेगा स्पोर, मेगा स्पोर मदर सेल, पहले आता है मेगा स्पोर मदर सेल। हिंदी में हम कहें तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। और इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, फिर बनते हैं गुरु बीजाणु। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे होते हैं? N, और ये कैसा होता है? 2N। तो इस N के अंदर नहीं होता अर्धसूत्री विभाजन, ये ध्यान रखें कि इस गुरु बीजाणु के अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, क्योंकि गुरु बीजाणु कैसा होता है? N होता है। नेक्स्ट है द्विविखंडन अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। केवल यूकेरियोट में, केवल प्रोकैरियोट में, एक कोशिकीय में या केवल कवकों में। तो द्विखंडन अलैंगिक जनन किस में होता है? केवल यूकेरियोट में कहना गलत है, केवल प्रोकैरियोट में कहना ये भी गलत है, और एक कोशिकीय जीवों में ये बिल्कुल सही है। और अगर ये कहना कि सिर्फ कवकों में होता है तो ये भी गलत है, क्योंकि जब भी हम द्विविखंडन की बात करते हैं तो द्विविखंडन का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? बाइनरी फिजन की बात कर रहे हैं। और बाइनरी फिजन में, द्विविखंडन में एक कोशिकीय जीव आते हैं। तो जितने भी एक कोशिकीय मोनेरा के सदस्य हैं या प्रोटिस्टा के सदस्य हैं या कवक है या फिर शैवाल है, तो उनके अंदर बाइनरी फिजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कुछ पादपों में पुष्पन एक से अधिक बार होता है, तो इस अंतर पुष्पन काल को क्या कहेंगे? देखिए, एक पादप है जिसमें सबसे पहले तो ये ग्रो करेगा, फिर इसके बाद में इसमें किशोर अवस्था, ठीक है, ये आएगी, फिर ये परिपक्व होगा, मतलब इसमें यहाँ पे परिपक्वन आएगा। तो जब परिपक्वन अवस्था आती है तो उसमें पुष्पन काल आता है और पुष्प उगते हैं, है ना, पुष्प आते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा, फिर यहाँ पे पुष्प आए तो इसे हम परिपक्वन अवस्था कहते हैं, इसे हम कहते हैं परिपक्वन अवस्था। ऐसा नहीं होगा कि फिर दोबारा अगर एक बार पुष्प आ गए तो फिर दोबारा उसमें किशोर अवस्था आएगी, ठीक, फिर उसमें दोबारा वयस्क अवस्था आएगी, ऐसा नहीं। वो एक परिपक्वन अवस्था का अंतरकाल हो गया। तो ये जो अंतरकाल है या अंतर पुष्पन काल है, ये परिपक्व ही अवस्था है, ठीक, ये परिपक्व अवस्था चल रही है जब तक पुष्प आएंगे तब तक। फिर दिए गए में इस चित्र में बताना है कि ये कौन सा है। तो अमीबा में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, अमीबा एक कोशिका है, अभी इस पे क्वेश्चन आया था। एक कोशिकीय जीवों में अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे नहीं होगा। एन कोशिका है तो एन में कैसे अर्धसूत्री विभाजन होगा? ठीक, मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया भी है जब मैंने आपको कोशिका विभाजन पढ़ाया है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल देके बताया था। देखिए, ध्यान से देख लीजिए कि अगर n है, 2n है, 3n है, 4n है, 5n है, 6n है, तो इनमें से किस किस में अर्धसूत्री विभाजन होगा और किस किस में समसूत्री विभाजन होगा? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि समसूत्री तो सब में हो जाएगा, समसूत्री सब में हो जाएगा। क्या? क्योंकि समसूत्री में क्या होता है कि बनने वाली जो कोशिका होती है, पुत्री कोशिका, वो अपने जनक के समान होती है। तो यहाँ पे इसमें भी समसूत्री हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी, सब में समसूत्री पॉसिबल है। लेकिन अर्धसूत्री सिर्फ किस में होगा? या तो इसमें होगा, या इसमें होगा, या फिर इसमें होगा, लेकिन इनमें अर्धसूत्री नहीं होगा। तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन तो नहीं होगा। फिर सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, सेकंड ऑप्शन दिया गया है अमीबा में द्विविखंडन, ठीक है। फिर थर्ड दिया हुआ है ईस्ट कोशिका में मुकुलन। तो ईस्ट का एग्जाम्पल नहीं है, लैंगिक जनन की विधि भी नहीं है, तो आंसर आपके क्या आ जाएगा? द्विविखंडन। नेक्स्ट, कौन सा पादप कायिक, जननिक व जीर्यमान अवस्थाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है?
अगर हम मटर की बात करें, आम की बात करें, संतरा की बात करें, तो ये पुष्पीय पादप हैं, ठीक है। और ये बहुवर्षीय पादप भी हैं, तो इनके अंदर कायिक अवस्था भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जननिक अवस्था भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जीर्यमान अवस्था भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। लेकिन सबसे कम समय में और सबसे अच्छे तरीके से आप किसमें देख सकते हैं ये तीनों अवस्थाएं स्पष्ट रूप से? मटर में। तभी तो मेंडल ने मटर को लिया था, अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर पादप को लिया था, जो कि एक पुष्पीय पादप है, और उसमें बहुत कम समय में वो उसे अच्छे तरह से देख पा रहे थे, उसके सारे अवस्थाओं को देख पा रहे थे, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? मटर। पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प क्या कहलाता है? अगर एक लिंगी नर पुष्प की बात हो रही है तो पहला तो दिया हुआ है पुमंगधर, दूसरा दिया है स्त्रीकेसर, तीसरा दिया गया है पुंकेसरी और चौथा है जायांगधर। तो इसने पूछा है कि एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहेंगे। देखिए पुमंगधर क्या होता है, जिसके ऊपर पुमंग होते हैं वो पुमंगधर होता है, ठीक। जायांगधर और स्त्रीकेसरी तो होगा नहीं, अब यहाँ पे आपके आ जाएगा पुंकेसरी पुष्प, इसे कहेंगे पुंकेसरी पुष्प, मतलब ये मेल फ्लावर है। जीव जो बाह्य निषेचन दर्शाते हैं, स्पंज और निडेरिया। देखिए बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन ये दो प्रकार का निषेचन होता है। हालांकि आपके जूलॉजी पार्ट से क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आसान है। जैसे निषेचन दो प्रकार का है, बाह्य निषेचन जो शरीर से बाहर होगा और आंतरिक निषेचन जो विद इन द बॉडी होगा, जो अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पर जितने भी छोटे जीव होते हैं, लोअर टाइप के, है ना, लोअर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर ये जो निषेचन की प्रक्रिया होती है यह बाह्य प्रकार की होती है, लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर आंतरिक प्रकार की होती है। इसके अतिरिक्त पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, तो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म और स्थल पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म, दोनों में क्या डिफरेंस है? स्थल पर रहने वाले अधिकतर ऑर्गेनिज्म में जो निषेचन होगा, यह निषेचन आंतरिक प्रकार का होगा, लेकिन पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म में अधिकतर निषेचन बाह्य प्रकार का होता है। तो इसी आधार पर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक। स्पंज और निडेरिया में, अब ये स्पंज है और निडेरिया है, तो इनमें नहीं होता है। स्तनधारी में आंतरिक प्रकार का होता है, तो इसमें नहीं होगा। पक्षी में स्तनधारी, ये भी आंतरिक प्रकार का, तो इसमें नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या जाता है? इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों के जनन के लिए सही है? तो जनन के लिए बताना है आपको, ठीक। लगभग सभी जीवों में मृत्यु सुनिश्चित है, सही है। बंगाल के आतंक के कायिक रूप से प्रवर्धित भूस्तारी द्वारा होता है, ये जनन से संबंधित नहीं है। परिपक्व से मृत्यु तक का काल, ये स्टेटमेंट गलत है। जीवों का आकार उनके जीवन अवधि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, ये हमने पढ़ा है कि आकार का जीवन अवधि से कोई संबंध नहीं है। जैसे हम कौवे की बात कर लें और तोता की बात कर लें, जब हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा है तो वहाँ हमने इस चीज़ को स्पष्ट किया है कि तोता और कौवा ये दोनों साइज में एक जैसे हैं, लेकिन इनकी जीवन अवधि बहुत अलग है। तो आकार का जीवन अवधि से कोई संबंध नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, असत्य कथन को चुनिए। क्लेडोफोरा में समयुग्मक द्विकशाभिकीय होते हैं, तो क्लेडोफोरा में समयुग्मक द्विकशाभिकीय होते हैं, तो सही है। फिर उसके बाद में पेनिसिलियम में कॉनिडिया लैंगिक बीजाणु है। देखिए देखते से ही आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि 11th क्लास में हमने फंजाई को पढ़ा है, और फंजाई में हम जानते हैं कि जो कोनिडिया है यहाँ पर अलैंगिक है, ना कि लैंगिक, ठीक है। और पेनिसिलियम किसका मेंबर है? एस्कोमाइसिटीज का, ठीक है ना। तो यहाँ पे एस्कस फॉर्म होंगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें ये स्टेटमेंट गलत है। क्लेमाइडोमोनास में लैंगिक अलैंगिक ये दोनों होते हैं। फल मक्खी में युग्मक गुणसूत्र 4 होते हैं, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा सेकंड। निम्न में से कौन सा बहुफलनी पादप नहीं है? आम, सेब, संतरा, कैप्सुला। तो बहुफलनी पादप की बात करें तो आम बहुफलनी है, एक से अधिक बार बहुवार्षिक पादप है, ठीक है ना। यहाँ पे फल आते हैं बार बार और हर मौसम में फल आते हैं, जैसे कि सेब है, संतरा है। लेकिन कैप्सुला ये बिल्कुल अलग ही, आप देख रहे हो कैप्सुला बिल्कुल अलग है, ये बहुफलनी पादप नहीं है। अब आपको मैच करना है, ठीक। ये फर्स्ट है और फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है।
अधरक क्या है बताओ, अधरक क्या है? तो अधरक यहाँ पे राइजोम है, प्रकंद है, तो ए में तो क्यू आ जाएगा आपके। आलू क्या है? आलू कंद है, ये भी आप जानते हो, तो इसमें आर आ जाएगा। फिर इसके बाद में अगेव, तो अगेव क्या है? अगेव पत्र प्रकलिकाएं हैं, ये भी सही है, तो सी में आपके आ जाएगा एस। आइकोनिया क्या है? ये भूस्तारिका है, तो ये भी आपके आ जाएगा टी। अब आप मैच कर लीजिए, मैच करने से आपका आंसर यहाँ पे बन रहा है थर्ड। ओके, नाउ जीव की जीवन अवधि होती है जन्म से प्राकृतिक मृत्यु काल तक। बिल्कुल, जीवन अवधि की परिभाषा यही है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय है वही जीवन अवधि है। सेकंड, जन्म से दुर्घटना समय का अंतराल सामान्य तो उसकी शरीर पर निर्भर करता है, 2 या 3 दोनों, गलत। तो यहाँ पे आंसर आपके फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से युग्म को सही मिलान किया गया है? क्षैतिज भूमिगत तना घनकंद। घनकंद के लिए लिखा गया है कि यह क्षैतिज भूमिगत तना होता है, जो कि गलत है, ठीक है ना, ये क्षैतिज भूमिगत तना नहीं होता है। फिर जलीय ऊपरी भूस्तारी पिस्टिया, फिर इसके बाद में भूस्तारी अनानास, फिर पर्णाभ स्तंभ ऑस्ट्रेलिया अकेशिया, गलत। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे सेकंड पिस्टिया, जो कि जलीय ऊपरी भूस्तारी है। निम्न में से कौन सी संरचनाएं चिरकालिक अंग की तरह कार्य करती हैं? देखिए, चिरकालिक अंग क्या होते हैं? चिरकालिक संरचनाएं ऐसे पादपों में पाई जाती हैं जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो उन प्रतिकूल परिस्थितियों में ये संरचनाएं सस्पेंडेड हो जाती हैं, और जब प्रतिकूल परिस्थितियों से अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये चिरकालिक संरचनाओं से नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो जो चिरकालिक संरचना किस किस में पाई जाती है? अदरक में होती है, जिसे आप कल जो कलिकाएं होती हैं वो चिरकालिक होती हैं, तो अदरक है, जमीकंद है, हल्दी है, इन तीनों में ये चिरकालिक संरचनाओं की तरह कार्य करती हैं और इन्हीं से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। अभी जैसे सर्दियां हैं तो आप जानते हो, आपके घर में आप अदरक लेके आइए, जमीकंद लेके आइए, हल्दी लेके आइए, तो इनमें गांठें होती हैं। आप कुछ समय के लिए 15-20 दिन के लिए आप उसको ऐसे कैसे ही रखे रहने दो, फिर आप देखोगे कि उसी से ही प्ररोह निकलना शुरू हो जाता है। तो ये चिरकालिक संरचनाएं हैं, ठीक। और ये आगे जाकर जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो यह जनन में भाग लेती हैं, मतलब ये नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे फोर्थ आएगा आंसर। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग जब करते हैं तो ग्राफ्टिंग में उपयोग आने वाले जड़ स्टॉक जंगली प्रजाति का होता है। स्टॉक जंगली प्रजाति का होता है क्योंकि ये रोग एवं पीड़क प्रतिरोध होता है, इसमें अच्छे लक्षण होते हैं, इसमें ये दोनों होते हैं, या इसमें संवहनी एधा होती है। देखिए, जड़ स्टॉक जंगली प्रजाति का होता है, तो जब हम स्टॉक जंगली प्रजाति का ले रहे हैं तो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वह रोग के प्रति प्रतिरोधी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है। तो यहाँ पे आएगा आपके आंसर फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे लक्षणों के लिए हम जंगली पादप का चुनाव कर रहे हैं स्टॉक के रूप में। यहाँ पर जब हमें स्टॉक के रूप में जड़ का हम जड़ लेते हैं तो उसमें इस वजह से जंगली पादप का चुनाव करते हैं क्योंकि वो रोग प्रतिरोधक होती हैं, ठीक, उसमें सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पाई जाती है। अब हमको यहाँ पे एनसीईआरटी का ये डायग्राम दिया गया है और ये डायग्राम फ्यूकस और क्लेडोफोरा से है। तो ये फ्यूकस और क्लेडोफोरा से है, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सा सही है। अब आप पहले वाले पे आ जाओ, पहले वाले पर ये तो सही है, ठीक है, ये बीजाणु है, ये चल बीजाणु, ये सही है। फिर उसके बाद ये अंड कोशिका का है और यहाँ पे ये स्पर्म कोशिका का है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये तो अंड कोशिका का डायग्राम है जो कि बिल्कुल गलत है। फिर इसके बाद में आप देखिए, एक तो ये वाला डायग्राम दिया गया, सॉरी हाँ, ये फ्यूकस का है ना, फ्यूकस और क्लेडोफोरा, तो ये तो गलत है। फिर उसके बाद में ये वाला भी गलत है, ये भी, ये इसमें स्पर्म के बारे में बताया हुआ है तो ये भी गलत है। उसी तरह से आप ये आ जाओ कि इसमें अंडकोशिका स्पर्म के बारे में बताया तो ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट मैचिंग यहाँ पे ये हो रहा है, ये आपका करेक्ट मैचिंग है, राइट। तो अब हम, ये तो फ्यूकस है, ये है आपका फ्यूकस और ये है आपका क्लेडोफोरा, तो आंसर आपका आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पादप बहुवर्षीय है किंतु एक फलनी है? तो ये आसान सा आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे सकते हैं स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, जो कि आपका यह एक फलनी है, ठीक है। यह बहुवर्षीय पादप है, 13 साल तक ये रहता है
और 13 साल में जैसे एंड आती है, तो 13वें साल में जैसे एंड आता है इस पादप का, तब ये पुष्पन की प्रक्रिया करता है और उसके बाद में पुष्प देकर, बहुत सारे पुष्प देकर ये मर जाता है। तो ये स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना के बारे में है, जो कि 13 साल में इसके जब बिल्कुल इसके लास्ट दिन आते हैं तब ये पुष्पन करके मर जाता है। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना एक बार पुष्प उत्पन्न करता है 10 वर्षों में, 11 वर्षों में, 12 वर्षों में, 13 वर्षों में। तो आंसर आपके 13 वर्षों में। नेक्स्ट, सामान्यतः लैंगिक जनन का उत्पाद क्या बनाता है? लैंगिक जनन की बात हो रही है तो आपको पता है कि यहाँ पे जो गेमिट होंगे उनका फ्यूजन होगा। ठीक, तो पहला देख लेते हैं। पहला, नए आनुवांशिक संयोग जो विभिन्न ताकि और अग्रसर होते हैं। तो देखिए, जब भी लैंगिक जनन होता है तो विभिन्नता तो आती है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है। नेक्स्ट, विशाल जीव संवहति। थर्ड है बीज की लंबी जीवन क्षमता और चौथा है प्रवर्धित सुसुप्ति। तो लैंगिक जनन के लिए सबसे बेस्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है ये वाला पहला, तो इसका आंसर है फर्स्ट। नाउ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, प्रकंद केला, भूस्तारी जल हाइसिन वाटर हाइसिन, कॉनिडिया पेनिसिलियम सही है, द्विविखंडन सार्गेसम। तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत मिलाया हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिषेक फलनी है? कटहल है, केला है, बैंगन है, सेब है। देखिए, कटहल में भी आप देखते हो बीज होते हैं, बैंगन में भी देखते हैं, सेब में भी देखते हैं, सब में बीज हैं, लेकिन अनिषेक फलन से यहाँ पर केला बनाया जाता है। केला, तो केले में आपने बीज नहीं देखने को मिलते हैं, हालांकि हाँ, उत्तराखंड की तरफ ऐसे केले भी होते हैं जिनमें बीज होता है, लेकिन केले को अनिषेक फलन की प्रक्रिया के द्वारा आजकल बनाया जाता है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए, ज़्यादा उत्पादन के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके सेकेंड। पुष्पीय पादपों में बिना निषेचन के बीज बनना निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? तो बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पहला मुकुलन, दूसरा कायिक संकरण। देखो, बिना निषेचन के बीज बनना है तो मुकुलन तो कहेंगे नहीं, कायिक संकरण कहेंगे नहीं, असंग जनन और बीजाणुक जनन तो ये भी नहीं कहेंगे। तो आपका स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आपको असंग जनन, जिसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। तो इसके द्वारा बिना निषेचन के बीज बनाए जा सकते हैं। तो आंसर आपका थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑफसेट किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? ऑफसेट, देखिए ऑफसेट तो पहले मैं आपको बता दूं, ऑफसेट, रनर, सकर, ये मैंने आपको बताए हैं। ठीक, तो ऑफसेट क्या होते हैं? रनर, जैसे रनर जो धरती पर इस तरीके से रेंग कर चलते हैं, बिल्कुल धरती से सटे हुए पादप, ये रनर हैं। सकर आपको बताएं जो नीचे से आते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको यहाँ पे ऑफसेट के बारे में बताया है। तो ऑफसेट क्या होता है ये बता देती हूँ मैं आपको। ऑफसेट किसके द्वारा उत्पादित होता है? अनिषेक जनन के द्वारा। ये देखिए, पानी में पाए जाते हैं ऑफसेट, ये, और ये सूत्री विभाजन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये होते हैं सूत्री विभाजन के द्वारा, ये होते हैं सूत्री विभाजन के द्वारा। तो ऑफसेट्स के बारे में बताया हुआ है, 11th क्लास में भी बता दिया है और 12th क्लास में भी आपको बता दिया है। ये रनर, सकर, ऑफसेट, ठीक है, ये सारे हमारे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस में उसके जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन की प्रक्रिया होती है? आम, पपीता, कटहल, बांस। देखिए, जैसे हमने स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना के बारे में देखा कि उसके पूरे जीवन में एक बार फल आते हैं, पुष्प आते हैं, उसी प्रकार से बांस, तो बांस में भी उसके पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही इसमें पुष्पन की प्रक्रिया होती है बांस के अंदर। तो इसमें आ जाएगा आपके आंसर 4। 31, निम्नलिखित में से कौन सा पादप शलभ की एक जाति के साथ ऐसा निकट संबंध दर्शाता है कि कोई भी एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता? पादप शलभ की बात हो रही है, तो जब शलभ की बात हो रही है तो यहाँ पे सीधे किसकी बात आती है? केले की बात नहीं होगी, वायोला की नहीं होगी, हाइड्रिला की नहीं होगी, सीधे होगी युक्का। ठीक है, दो बार आप इसको रीड कर चुके हो, आपने इकोलॉजी में भी युक्का पादप का उदाहरण देखा है और इसी के साथ साथ आपने युक्का को इवोल्यूशन जब चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी इसको रीड किया होगा।
तो अब नेक्स्ट, कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे? युग्मक संलयन, अनिषेक जनन, स्वयुग्मन, अनिषेक फलन। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा लगाना है? पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, इसे हम क्या कहेंगे? अगर ऐसा आता कि बिना निषेचन के यहाँ पे फल का निर्माण हो जाता है तो हम क्या कह देते हैं? अनिषेक फलन कहते, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण, तो हम क्या आंसर लगाएंगे? अनिषेक जनन। क्वेश्चन नंबर 32, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया अपने आप में एक जननिक प्रक्रिया है, किसमें? प्रोटिस्टा में और कवक में। कोशिका विभाजन अपने आप में एक जननिक प्रक्रिया है, किसमें? प्रोटिस्टा में, कवक में, या सिर्फ प्रोटिस्टा में, या मोनेरा, कवक और उच्च पादपों में, या प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में। ठीक, अब यहाँ पे कोशिका विभाजन की बात हो रही है। कोशिका विभाजन मतलब यहाँ पे समसूत्री विभाजन भी कोशिका विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन भी तो कोशिका विभाजन है। तो इनमें से कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनके अंदर सिर्फ कोशिका विभाजन के द्वारा ही जनन होता है? सिर्फ और सिर्फ कोशिका विभाजन के द्वारा। तो जब भी सिर्फ और सिर्फ कोशिका विभाजन की बात करें ना, तो यहाँ पर हम बाइनरी फिजन की बात कर रहे हैं, और बाइनरी फिजन सिर्फ और सिर्फ एक कोशिकीय जीवों में होता है। तो एक कोशिकीय जीवों में आपके क्या आ रहे हैं? एक तो प्रोटिस्टा आते हैं और एक मोनेरा आते हैं। तो आंसर आपके आ जाएगा 4। ठीक है, आंसर आपके यहाँ पे आ जाएगा 4। ये क्लियर हुआ आपको? अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और उसका मैं आंसर नेक्स्ट सीरीज़ में दूंगी। ठीक है, उसको एक्सप्लेन भी करूंगी अच्छे से। अब क्योंकि यहाँ पे सारे टॉपिक्स हमारे क्लास में डिस्कस हो चुके हैं बहुत अच्छे तरह से, तो हम यहाँ पर बहुत कम समय में इस क्वेश्चन सीरीज़ को अटेम्प्ट करेंगे। और आप भी कोशिश करना कि जब यहाँ पे 50 और 60 क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम, तो इन क्वेश्चन को कम से कम टाइम में आप सॉल्व कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम सबसे कम लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। अब शैवालों में सामान्यतः निम्न में से कौन सी अलैंगिक संरचना पाई जाती है? चल बीजाणु, कोनिडिया, स्पोरेंजियोफोर और जैम्यूल। जब भी हम शैवाल की बात करते हैं ना, शैवाल में यहाँ पे कोनिडिया नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे जैम्यूल भी नहीं होगा, स्पोरेंजियोस्पोर भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? चल बीजाणु। ठीक, अलैंगिक संरचना के बारे में पूछा है तो हमने यहाँ पे लगा दिया चल बीजाणु। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। गलत कथन का चयन करना है। जन्म से लेकर प्राकृतिक, गलत कथन बताना है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का काल जीवन अवधि कहलाता है। सही है, जीवों की जीवन अवधि आवश्यक रूप से उसके आकार पर निर्भर करती है, जो कि गलत है। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आकार का जीवन अवधि से कोई रिलेशन नहीं है। तीसरा है, एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर सभी मरणशील है। ये हमने पढ़ा है कि एक कोशिकीय जीवों को, जैसे कि अमीबा है तो उसके लिए हम कह देते हैं कि ये अमर है। ठीक है, लेकिन एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर जितने भी जीव हैं उनमें मृत्यु निश्चित है ना। यहाँ पे अमर कोई भी नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में ऐसा नहीं है, क्योंकि उनमें निरंतरता बनी रहती है। इसी वजह से जनन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जातियों को बनाए रखता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका गलत कथन है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। जनन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। अलैंगिक जनन, यहाँ पे सत्य बताना है। अलैंगिक जनन बहुकोशिकीय पादपों तथा जंतुओं का सामान्य लक्षण है। ठीक है, अलैंगिक जनन बहुकोशिकीय पादपों और जंतुओं का सामान्य लक्षण है। मोनेरा में कोशिका विभाजन अपने आप एक जनन की प्रक्रिया है। ईस्ट में कलिका निर्माण समान कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, और कवक में विखंडन सबसे सामान्य प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हमें बताना है सत्य कथन के बारे में कि कवक में विखंडन सबसे सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, क्या ये बिल्कुल सही है? ईस्ट में कलिका के द्वारा कोशिका विभाजन होता है, गलत है ये। मोनेरा में कोशिका विभाजन अपने आप एक जनन की प्रक्रिया है।
और अलैंगिक जनन बहुकोशिकीय पादपों जंतुओं में सामान्य लक्षण। तो यहाँ पे सबसे करेक्ट हमको लग रहा है सेकंड, तो इसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट, जल हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ भारत के जलीय जीवन व्यतीत करने वाले जीवों के लिए एक विकट समस्या है। इस संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन दिया है, इसे बंगाल का आतंक भी कहा गया है, यह भारत का देशज पादप है और यह जल का बीओडी बढ़ा देता है, यह कायिक प्रवर्धन के द्वारा बहुत तेजी से वृद्धि करता है। तो पहले ऑप्शन पे आते हैं कि बंगाल का आतंक भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। वाटर हाइसिंथ को हमने बंगाल का आतंक कहा है। फिर यह भारत का देशज पादप है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि ये इंडिया का पादप नहीं है, ये बाहर से लाया गया है और ये हमारे लिए खरपतवार है और इतनी बुरी तरह से ये फैल चुका है, जलीय जितने भी जलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ये फैल चुका है, तो इसीलिए हमने इसको बंगाल का आतंक कह दिया। तो ये कहना गलत है कि ये भारत का देशज पादप है, भारत का पादप है, यह एक्सोटिक प्लांट है, बाहर से लाया गया है, गलत है। यह जलकाय मतलब वाटर बॉडीज की बीओडी को बढ़ा देता है। अब थोड़ा बीओडी को आप समझ लो, बीओडी क्या होता है, ठीक है। बीओडी का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि बीओडी का मतलब है यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पे सिंपली आप ध्यान रखो, ऑक्सीजन डिमांड की बात हो रही है, ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो बीओडी बढ़ जाता है। देखिए जैसे कोई जलीय यहाँ पे क्षेत्र है या वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज, तो वाटर बॉडीज में जैसे वाटर हाइसिंथ आता है, तो ये वाटर हाइसिंथ बहुत तेजी से पूरे जल में, पूरे जलाशय में फैल जाता है, बहुत तेजी से ये पूरे जलाशय में फैल जाता है और इतनी बुरी तरह से फैलता है कि जो अन्य यहाँ पे जलीय जीव जंतु हैं, उन जलीय जीव जंतुओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि पूरी ऑक्सीजन कौन कंज्यूम कर रहा है? ये ऑक्सीजन को लगातार कंज्यूम करता जा रहा है। तो ये कंज्यूम कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है, तो ये पूरी ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? कंज्यूम, यूज़ कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या आ रही है? कमी आ रही है। ऑक्सीजन की कमी आने से जो अन्य जलीय जंतु हैं, अन्य जलीय जीव जंतु, अन्य जलीय जीव जंतु, इसमें पादप भी आ जाते हैं और एनिमल भी आ जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, सबकी बात कर रही हूँ। तो उनके पास में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होने पे ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पे मर जाएंगे। जब ये यहाँ पे मर जाएंगे तो फिर इनका क्या होगा? यहाँ पे अपघटन, और अपघटन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अपघटन, और इसके अपघटन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन आपकी वाटर बॉडी में तो ऑक्सीजन की क्या है? कमी है। तो फिर यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की डिमांड यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। किसकी वजह से? इस प्रकार की वजह से। इसे हम एल्गल ब्लूम भी कह सकते हैं, एल्गल ब्लूम में भी यही होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही है। फिर चौथा भी बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? सेकंड। सेकंड जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 37, जीवन अवधि के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। हमको गलत कथन बताना है। किसी जीव की जीवन अवधि का उसके आकार से कोई संबंध नहीं है। सेकंड है, कौवा और तोता की जीवन अवधि में बड़ा अंतर है। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन भी सही है और सेकंड भी सही है। कौवा और तोते का दिया हुआ है, तो कौवा जो होता है उसकी छोटी जीवन अवधि होती है, तोते की ज़्यादा होती है। चावल की जीवन अवधि 3 से 4 हफ्ते की होती है, गलत है, ठीक है। और जीवन अवधि किसी जीव को जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल होता है, तो सही है, ये सही है, ये सही है। यहाँ पे गलत ऑप्शन है थर्ड। अगेव में नए पादप उत्पन्न करने वाली मांसल कलिका, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगेव का एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है, और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी मैंने दोबारा ये एग्जाम्पल दिया था। तो आप ध्यान रखिए कि बल्बिल, जिसे हम कहते हैं बल्बिल या पत्र कलिका, ये एक प्रकार की मांसल कलिका है, और यहाँ पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ये करते हैं तो ये बल्बिल के द्वारा करते हैं अगेव के अंदर, तो इसमें आ जाता है आपके पत्र कलिका, जिसे बल्बिल भी कहते हैं।
अच्छा, बल्बिल से जितने भी पौधे बनते हैं वो सारे के सारे जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, मांसल कलिका जो जलीय पादपों में पादप में उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ पे देखिए मांसल कलिका की बात हो रही है, कलिका की बात हो रही है और जलीय पादपों की बात हो रही है, तो यहाँ पे ट्यूरिन आता है। ट्यूरिन जलीय पादपों की मांसल कलिकाएं होती हैं जिनके द्वारा आगे चलकर जो है जनन होता है। गलत का मिलान करना है, अलैंगिक जनन, सोमेटोजेनिक जनन, लैंगिक जनन, युग्मक संलयन, कायिक प्रवर्धन, प्रकंद और क्लोन आकारिकी रूप से समान और आनुवांशिक रूप से भिन्न, ये गलत है, ठीक है ना। आनुवांशिक रूप से कैसा होता है, समान, तो यही गलत मिलान है, ठीक है। तो 4 आपका आंसर है यहाँ पर। जीवन की निरंतरता कौन से प्रक्रम द्वारा बनी रहती है, श्वसन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अनुकूलन, और इसका आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। इसका आंसर सेकंड आएगा। वह प्रक्रम जो भ्रूण के परिवर्धन के लिए जाना जाता है, भ्रूण के परिवर्धन के लिए मतलब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, युग्मक जनन, तो गलत है ये। अनिषेक जनन गलत है, अंड जनन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके आंसर सेकंड। निम्न में से कौन सा प्रक्रम निषेचन के बाद होने वाली घटना है, निषेचन पश्च घटना, तो पहले युग्मक जनन। युग्मक जनन की प्रक्रिया निषेचन से पहले हो जाती है, तो ये तो नहीं होगा। युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण ये पहले हो जाती है। निषेचन ये भी पहले, निषेचन पश्च घटना है, निषेचन के बाद वाली, तो भ्रूण का परिवर्धन, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके 4, भ्रूण का परिवर्धन जो कि निषेचन के बाद होता है। नेक्स्ट, सही विकल्प को चुनिए जिसमें दिए गए जंतुओं को उनकी जीवन अवधि के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कौवा है, घोड़ा है, तोता है और हाथी है, तो इनको बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। पहले दिया है घोड़ा, फिर दिया है तोता, फिर दिया है कौवा, फिर है हाथी, ठीक है ना। तो ये जो जमाया हुआ है ये गलत है। कौवा तोता ये भी गलत तरीके से जमाया हुआ है, कौवा तोता ये भी गलत है। सबसे कम यहाँ पे कौवे की है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे तोते की है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे आंसर 4। तो आपने देखा 44 क्वेश्चंस थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करना है। पहले चैप्टर को अच्छे से रीड कर लो, रीड करने के बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। फिर जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरा जो क्वेश्चन गलत हुआ है उस टॉपिक को लिख लीजिए, फिर उसे दोबारा पढ़िए, ठीक है। तो इससे आपका टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग होगा और आप एनालाइज कर पाओगे कि जब मैंने चैप्टर पढ़ा तो कौन सा टॉपिक मेरा सही रहा और कौन सा टॉपिक मेरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। तो ये एनालिसिस करने का सबसे अच्छा तरीका है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मैटर करती है एग्ज़ाम में। 3 घंटे में क्या मैटर करेगा, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।